हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वैद्युत की भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आवेश तथा उसके वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वैद्युत की में हम एक भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश जिसे कहते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है और वैद्युत आवेश में सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए हम इसे अदिश राशि कहते हैं। और इस भौतिक राशि को हम Q से डिनोट करते हैं और Q इक्वल टू होता है एन ई। ये फॉर्मूला होता है जहां पर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। यहाँ पर ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी किसी वस्तु पर अगर हम आवेश उत्पन्न करेंगे तो उस वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाएगा। तो रगड़ने पे क्या होगा कि पहली वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित होंगे या फिर दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने की वजह से एक वस्तु पर आवेश और दूसरी वस्तु पर उसके विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत प्रकृति का। अगर एक पर धनात्मक आवेश आया तो दूसरे पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जैसे रगड़ने से पहले, जैसे हमने कांच की कोई छड़ ली, रगड़ने से पहले ये वैद्युत उदासीन होगी, यानी इस पे आवेश शून्य होगा, ये उदासीन है। अब अगर हम इसको रेशम से रगड़ते हैं, अगर हम रेशम से इसको रगड़ेंगे तो ये कांच की छड़ वैद्युतमय हो जाएगी, इस पर आवेश आ जाएगा। अगर इस पे प्लस आवेश आया है और दूसरी एक छड़ ली मैंने कांच की, दूसरी छड़ जो ली है उसको भी हमने रेशम से रगड़ा तो वही कंडीशन होगी, इस पे भी धनावेश आया। अब इन दोनों छड़ों को जब हम पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटती हैं। अब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों के बीच में। वहीं अगर हम किसी रबड़ की छड़ को किसी फर से रगड़ते हैं तो रबड़ की छड़ को फर से रगड़ने पर वो रबड़ की छड़ भी वैद्युतमय हो जाती है और इस पे आवेश आता है ऋणात्मक। एक दूसरी रबड़ की छड़ ली जिसको हमने फर से रगड़ा तो वो भी वैद्युतमय हो गई, उस पे भी ऋणात्मक आवेश आ गया। जब इनको पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये भी प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से दूर हटेंगी। यहां पर कांच की जो छड़ थी ये भी एक दूसरे से दूर हट रही थी, कांच की है दोनों, रेशम से रगड़ा गया था इनको। ये रबड़ की छड़ें हैं जिनको फर से रगड़ा गया और ये भी एक दूसरे से दूर हट रही हैं। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। अब यहाँ पर अगर एक दूसरे से दूर हट रही है, इसका मतलब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रही है। अगर प्रतिकर्षित कर रही है तो यहाँ पर समान प्रकृति का आवेश होना चाहिए और कंडीशन भी वही थी, क्योंकि रेशम को दोनों से रगड़ा तो दोनों पे समान आवेश आएगा। प्रतिकर्षित कर रही, प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर हट रही है। वहीं पर इस आवेशित कांच की छड़ को, इस आवेशित कांच की छड़ को अगर हम रेशम ये रबड़ की छड़ के पास लाए, रबड़ की छड़ के पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। अब यहाँ पे ये प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, यानी इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पर तो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, यहाँ भी प्रतिकर्षण बल था, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। अब यहां से स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ पर समान प्रकृति का आवेश था जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षण कर रही थी। यहाँ पर रबड़ की दोनों छड़ों पर भी समान प्रकृति का आवेश था जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षण कर रही थी, लेकिन यहाँ कांच और रबड़ की छड़ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आने की वजह से ये आकर्षित करने लगे। यहाँ से स्पष्ट होता है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और ये आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न हुआ तो उसका फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, यानी रगड़ने से पहले जो छड़ है या कोई पदार्थ है तो वो परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होता है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे।
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है क्योंकि वो वैद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता। वहीं प्रोटॉन आवेशित होता है और प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है लेकिन विपरीत प्रकृति में होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है समान परमाणु में। अब नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है जो आवेशित है, न्यूट्रॉन भी है लेकिन न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन है। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब यह है कि नाभिक पर जितना धनात्मक आवेश है बाहरी कक्षाओं में उतना ही ऋणात्मक आवेश वितरित होगा। तो उतना ही ऋणावेश और उतना ही धनावेश नाभिक में। तो यहां से क्या निकल के आता है कि परमाणु जो है वैद्युत उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा हमने, तो रगड़ने पे क्या होगा कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है जो कक्षाओं में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें से जो सबसे ऊपरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो घर्षण की वजह से ऊर्जा पा करके और स्थानांतरित हो जाते हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। अगर इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 3 थी और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 4, और तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, लेकिन घर्षण करने से एक दूसरी वस्तु पर रगड़ने से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु पर चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में उतनी रहेगी, 4 प्रोटॉन है, यानी नाभिक पर धनावेश उतना ही रहेगा लेकिन बाहरी कक्षाओं में ऋणावेश की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन 3 रह गए। अब क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है प्रोटॉनों के 3 आवेशों से निरावेशित होगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा नाभिक में रह जाएगा, यानी उसी के तुल्य धनात्मक आवेश इस वस्तु पर आ जाएगा। तो वहीं दूसरी वस्तु जिस पर ये यहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर पहुंचा है उस पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होने की वजह से वहां पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी और बाहर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वस्तुएं होती है वैद्युतमय हो जाती हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आवेश जो है एक भौतिक राशि है जो अदिश है और इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू एन होता है और एक फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी भी होता है, जहां पर I विद्युत धारा है और T यहाँ पर समय है। यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है Q इक्वल टू आई टी। तो यहां से मात्रक बन जाता है आवेश का एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से मात्रक बनेगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको हम एक कूलम भी कहते हैं। एक एम्पियर इंटू सेकेंड एक कूलम के बराबर होता है। एक कूलम जो है ये आवेश का SI मात्रक है। आवेश के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे आवेश का ESU मात्रक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्थिर वैद्युत मात्रक, जिसको हम एक फ्रैंकलिन कहते हैं। एक ESU बराबर एक फ्रैंकलिन होता है और एक कूलम में 3×10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं। ये फ्रैंकलिन जो मात्रक है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। एक कूलम में 3×10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं। वहीं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है फेराडे। फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है। एक फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं, ये सबसे बड़ा मात्रक है। तो इतने कूलम मिलाकर के 96,500 कूलम एक फेराडे के बराबर होंगे। फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है। इसके अलावा एक EMU मात्रक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये होता है एम कूलम। एक एम कूलम जो EMU मात्रक है वो एम कूलम होता है। ESU मात्रक है ये और ये EMU मात्रक।
तो यहाँ पर 1 कूलम बराबर होता है 1/10 कूलम। 1/10 कूलम के बराबर होता है 1 कूलम। तो इस तरीके से हमने आवेश को समझा इस चैप्टर में। आपको आवेश में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को देखें, समझें, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि आती है तो उसको कमेंट करके हमें बताएं।